जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, पीसीएस और वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने इसके पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑलरेडी कर लिया है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, so the first point is parliamentary system of the government has the following merit। इनके पास बहुत सारे मेरिट हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, हम उनको अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट इज द हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पहला तो पॉइंट यही है कि हार्मनी होता है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द लेजिस्लेटिव, कि वो जो भी चीज़ें करता है, जो भी एक्ट करता है, जो भी पॉलिसी लेता है, उसको एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को जवाब देना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है। greatest advantage of the parliamentary system, this is the greatest advantage of the parliamentary system, कि it ensure harmonious relationship and cooperation between the legislative and the executive organ of the government। अच्छा, इसको great advantage क्यों बोला गया है? great advantage इसलिए बोला गया है क्योंकि जहाँ भी दो बॉडी, दो यूनिट कॉपरेशन के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में रह के कोई भी एक्ट, पॉलिसी वो करते हैं, तो उनके गलत होने के, उनके साइड इफेक्ट होने के और उनके मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने के, मेंटली भी और एक्शन में भी कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत कम संभावना होती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एट वर्क, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही है कि भाई एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट है, और दोनों एक्चुअली हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही है। कुछ इंडिपेंडेंट यहाँ पे चीज़ें हैं नहीं, वो इंडिविजुअल चीज़ें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑर्गन। तो यहाँ ये जो हार्मनी है ना दोनों के बीच में, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो इससे ये इस चीज को इंश्योर करती है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट सबसे कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट सबसे कम होने के चांसेस है। और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम होता है वहाँ पे एक्शन ज़्यादा होते हैं, काम ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा आता है। फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, कंफ्यूजन होने लगा, तो फिर वो दोनों बॉडी आपस में ही लड़ती रह जाएगी, फिर कोई भी डेवलपमेंट हो सकता नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड मेरिट क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय इट्स वेरी नेचर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों एस्टेब्लिश करती है भाई? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है, उसके जो मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्ट और पॉलिसी के लिए। यहाँ पे लिखा भी है, मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट एंड ओमिशन एंड कमीशन। ओके, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर। पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है ओवर द मिनिस्टर्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम एक बार मिनिस्टर बन गए, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, जहां मर्जी चाहे जो मर्जी एक्ट पॉलिसी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मिनिस्टर कोई भी एक्ट या पॉलिसी या कोई भी ऐसी चीजें करता है तो उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट उस पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल के उसके टूल क्या है कि क्वेश्चन आवर में उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कशन होता है हर एक एक्शन पे जो कि रनिंग गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, एडजॉर्नमेंट होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन भी ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन आवर क्या है, डिस्कशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आवर एंड डिस्कशन तो फिर भी बहुत इजी है। एडजॉर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो हम मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में भी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें ये सारे पॉइंट क्लियर किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म। ओके, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म ये क्या है भाई? अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉट इन अ सिंगल पर्सन, है ना। तो ये जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। और
दिस डिस्पर्सल द अथॉरिटी चेक द डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में क्या है, इजी लैंग्वेज में ये है कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे किसी एक आदमी की डिक्टेटरशिप तो नहीं चलती है कि हाँ भाई सब नीचे हैं और एक आदमी हेड पे है तो वही जो कहेगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ग्रुप में सारे लोग होते हैं और सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे कि मैम तो प्राइम मिनिस्टर तो इसमें इनका हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो वहाँ वो डिक्टेटरशिप क्यों नहीं होती है? वो तो प्राइम मिनिस्टर की तो डिक्टेटरशिप होती है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की डिक्टेटरशिप नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर भी जो भी एक्ट करता है, जो भी पॉलिसी करता है, उसको पहले अपने पार्लियामेंट में उसको बताना पड़ता है। वो या तो इंटरनल मीटिंग में होगा या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को किचन कैबिनेट भी कहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे को इन्फॉर्म करके ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर समझो कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है। अब एक आदमी या प्राइम मिनिस्टर ही अपनी मर्जी की चीजें करने लगा, सारे जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही जाएगा। उसको जितने लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, अगर उतने लोगों का नहीं मिला तो फिर क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। फिर दूसरा इलेक्शन कराना पड़ेगा, या तो जो हमारी कहते हैं कि विपक्ष की पार्टी के जो भी हेड होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, अगर उनके पास उतने मत हुए तो ये बहुत इजी नहीं है इस गवर्नमेंट में रन करना और अथॉरिटेटिव बनना। तो ये भी एक मतलब अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि इसमें जो भी चीज़ें लोग करते हैं वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, उनको ग्रुप में डिस्कशन करके और चीज़ों के हर एक भी एक्शन के हर वे को, हर साइड को देख के ही उनको कोई भी रिस्पॉन्स लेना पड़ता है। मूव ओवर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। वही बात है जो मैंने अभी बोली कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल ना रहे तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा उनको रिमूव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडी टू अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे ब्यूटीफुल है ना, जो फीचर है, जो मेरिट है, वो यही है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा रेडी रहता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इसमें इसका क्या मेरिट है मैम? रेडी रहता है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तो इसका क्या मेरिट है? इसका मेरिट यह है कि पहले अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हमारी रनिंग गवर्नमेंट के ऊपर आया, कोई भी एक्शन, कोई भी कुछ भी तरीके के मतलब लड़ाई झगड़े, वॉर, क्या बोल सकते हैं, टेरर अटैक, ये वो जो भी कुछ भी आया, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारा देश एक भी दिन के लिए बिना गवर्नमेंट के चलने वाला है। नहीं, हमारे पास अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, विपक्ष की जो पार्टी है उसका जो हेड है वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा रेडी रहता है। दूसरा इसका क्या मेरिट है? जो हमारा रनिंग गवर्नमेंट है उनके जो मिनिस्टर हैं उनको भी इस बात का डर है कि भाई अगर हमने कुछ ऐसा किया तो फिर हमारा अल्टरनेटिव एकदम रेडी ही है। अगर हमने कुछ भी एक्शन लिया तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और तुरंत दूसरे पार्टी को, जो हमारी विपक्ष की पार्टी है वो सरकार में आ जाएगी और हम विपक्ष में जाके बैठ जाएंगे, हम वो टेबल के दूसरी साइड बैठने वाले हो जाएंगे। तो ये एक तरीके का डर भी है रनिंग गवर्नमेंट में, वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और एक तरीके के पॉजिटिव नेचर भी है कि हम अगर आम पब्लिक को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, है ना। और आप लोगों को पता है कि जो अपोजिट पार्टियां होती है वो तो इस फिराक में ही होती हैं कि कब ये लोग गलती करें और कब नो कॉन्फिडेंस मोशन। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड बी रिजाइंड, ऐसा बहुत सारे होते हैं ना, तो वो इन सब केस में ही होता है। इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी लूज इट्स मेजॉरिटी, अगर वो मेजॉरिटी लूज करता है, एंड हेड ऑफ द स्टेट कैन इन्वाइट द ऑपोजिशन। द हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। और स्टेट में कौन होता है? मतलब स्टेट यहाँ पे कंट्री के लिए बोला गया है, और स्टेट में राज्यपाल होता है और इधर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है देश में, और स्टेट में हमारे गवर्नर होते हैं। इनवाइट अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब भी अगर रूलिंग पार्टी ने मेजॉरिटी लूज की,
मेजॉरिटी कैसे लूज करेगी, क्योंकि उसको भाई किसी की डिक्टेटरशिप तो चलेगी नहीं। अगर प्रधानमंत्री या कोई भी मिनिस्टर डिक्टेटरशिप किया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे लो भाई हम तुम्हारी पार्टी में है ही नहीं, पार्टी छोड़ देंगे, उनके पास उतने उतने एमएलए उतने सांसद रह ही नहीं पाएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, उनको गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी नहीं, तो फिर राष्ट्रपति को ये एक्शन लेना ही पड़ेगा कि उनको अपोजिट पार्टी को इनवाइट करना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट वो कैसे बनाएंगे, वो फिर उतने मिनिस्टर्स को, उतने नॉट मिनिस्टर बट उतने एमएलएस को अपनी पार्टी में लेंगे, अपनी पार्टी में ऐड करेंगे और फिर वो जाके शपथ लेंगे। दिस मीन द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शन। कोई भी फ्रेश इलेक्शन की भी जरूरत नहीं होती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया मिड टर्म में, और मिड टर्म में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो हमें फिर से इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है। अपोजिशन की पार्टी को जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो खुद इन्वाइट करेंगे कि सर आइए और अपनी गवर्नमेंट बनाइए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डर होता है रूलिंग पार्टियों को। हेंस डॉक्टर जेगिन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो लीडर जो डॉक्टर जेनिंग क्या बोलते हैं, डॉक्टर जेनिंग यही बोलते हैं कि भाई ऑपोजिशन का जो लीडर है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। ऑपोजिशन का जो लीडर है वही अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। वाइड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द executive consists of a group of individuals, that is minister, who are representative of the people. Hence it is possible to provide representation to all section and region in the government. Prime minister while selecting his and her minister can take their factor into consideration, है ना। तो बेसिकली वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि बहुत ही वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है कि भारत के हर क्षेत्र के हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है हमारी पार्लियामेंट में। यही बात इस वाले पॉइंट में कहने की कोशिश की गई है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो हमारा एग्जीक्यूटिव बनता है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से बनता है, और वो कौन होते हैं, वो मिनिस्टर होते हैं, द मिनिस्टर हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। वो लोगों के मिनिस्टर वही बनते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करके आए होते हैं। हेंस इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शन एंड द रीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पॉसिबल है कि हम अपनी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं पूरे भारत के सभी सेक्शन और सभी रीजन के गवर्नमेंट को। चलिए अभी हम डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। फटाफट देख लेंगे, नहीं तो फिर हमारा वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाने वाला है। तो फर्स्ट डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द अनस्टेबल गवर्नमेंट। क्या है ये? अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है ना, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भाई कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। फर्स्ट इज इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। देयर इज नो गारंटी दैट गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर। कोई भी गारंटी नहीं होती है कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने कुछ भी ऐसा तैसा किया तो तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है। मिनिस्टर डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी लेजिस्लेटर फॉर देयर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन द ऑफिस, है ना। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं मर्सी ऑफ मेजॉरिटी लेजिस्लेटर पे, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन और द पॉलिटिकल डिफेक्शन और इविल ऑफ मल्टी पार्टी कोलिएशन कैन मेक गवर्नमेंट अनस्टेबल। तो जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है, पॉलिटिकल डिफेक्शन है और इविल ऑफ मल्टी पार्टी कोलिएशन, कई होता है ना, कई राज्य में किसी की भी उतनी सीट नहीं आई तो दो तीन पार्टियां एक साथ मिलकर वो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। तो फिर मिड टर्म आते आते दोनों में फिर लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। वो उनके विचार नहीं समझ पाते, वो उनके विचार नहीं समझ पाते, इसलिए ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मतलब अनस्टेबल हो जाता है। गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई और चरण सिंह
वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आर सम ऑफ सच एग्जाम्पल। ये लोग इसके एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने मिड टर्म में ही इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप गई है। नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज की भी कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चेंज, पॉलिसी चेंज। द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट कंडक्ट फॉर द फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म पॉलिसी। हालांकि ये इसमें बात कही जरूर गई है, लेकिन हम अगर एग्जाम्पल ले लें अपनी पंचवर्षीय योजना की तो वो आज तक कंटिन्यू ही है। तो हम 100% तो नहीं कह सकते इन सब चीज़ों को, लेकिन जो पॉलिटिशियन थे, जो विचारक थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ऐसी बातें कही है। ठीक है, तो चलिए। और इसके बाद दिस इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का टेन्योर कम होता है, या मतलब 5 साल बाद, जैसे एक गवर्नमेंट आई, उसने तीसरे साल में कोई स्कीम लाई, दूसरी गवर्नमेंट 2 साल बाद आ गई, अब उसको वो स्कीम पसंद नहीं है तो उसने उसको डिनाई कर दिया। तो ऐसा होता है कि जो पॉलिसी होती है उसको कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, है ना। A change in the ruling party is usually followed by the change of the policy and the government. सेम बात है। फॉर एग्जाम्पल, द जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई, जनता गवर्नमेंट जो थी, जिनके हेड मोरारजी देसाई थे, इन 1977 रिजर्व द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी ऑफ द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट एंड वॉज सेम रिपीटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट आफ्टर इट केम टू द पावर इन 1980। जब मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट के हेड बने, मतलब जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने अपनी कांग्रेस की सारी प्रीवियस पॉलिसीज जो थी उन सब को उन्होंने रिजर्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा रिपीट हुई गवर्नमेंट, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने मोरारजी देसाई की सारी स्कीम को डिनाइड कर दिया, है ना। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट है हमारा डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का डिक्टेटरशिप चलता है भाई, कि व्हेन द रूलिंग पार्टी एंजॉय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, द कैबिनेट बिकम ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज नियरली अनलिमिटेड पावर। अच्छा, हमने अभी तो पढ़ा, आप लोग बोलेंगे मैम अभी तो आपने पढ़ा है कि इसमें अनलिमिटेड पावर तो किसी की होती नहीं है, लेकिन अगर पार्टी को फुल मेजॉरिटी है तो सब एक ही विचार के हैं, है ना। तो सब एक ही विचार के हैं, तो उनको किसी का भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सारे मिनिस्टर उन्हीं पार्टी के, तो वो कहीं ना कहीं सेम मानसिकता को, सेम थॉट को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे इन लोगों का ऐसा हो जाता है कि इन लोगों को अल्टीमेट पावर मिल जाती है। नॉट अल्टीमेट तो नहीं कह सकते, लेकिन नियरली अल्टीमेट जरूर कह सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इट अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये पावर के सेपरेशन के अगेंस्ट भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैसे? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड inseparable. The cabinet acts such as leader of the legislature as well as executive. The cabinet is a hyphen that enjoy the buckle of that bind that executive and legislative depend together. Hence, hence the whole system of the government goes against the letter and spirit of the theory of separation of power. In fact, there is the fusion of power, है ना। तो मतलब अच्छा, इसमें क्या होता है, इसका डिमेरिट क्या होता है कि जब एक ही पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब एक पार्टी को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाती है, तो भाई लेजिस्लेचर में भी उसी के लोग, एग्जीक्यूटिव में भी उसी के लोग, है ना। तो अब जुडिशरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वो इन लोगों पे कमांड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके थॉट भी मिलते रहते हैं। तो फिर ये जो पावर का सेपरेशन होता था, उनका कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेडेड दिखता है। क्यों? क्योंकि जब जो पावर ऑफ सेपरेशन है उसमें क्या बात कही गई है कि अगर लेजिस्लेचर कोई गलत एक्ट करेगा तो एग्जीक्यूटिव उसको उस पर क्वेश्चन कर सकती है या उसको डिनाइड कर सकती है। लेकिन यहाँ जब सब एक ही मानसिकता के हैं तो कौन किसको डिनाइड करने वाला है? कोई किसी को डिनाइड करने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट बाय अ मैच्योर। ये पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंड्यूस to administrative efficiency as the minister are not expert in their field. गवर्नमेंट बाय अमेच्योर का पॉइंट आप लोगों को समझ में आया?
कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने ये तो देख लिया कि भाई जो हमारा लीडर होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का चुनाव वोट लेके आना चाहिए, तभी वो विजेता माना जाएगा। लेकिन उसको जिस फील्ड का मिनिस्टर बनाया जा रहा है, क्या वो उसमें एक्सपर्ट है, इवन नॉलेज है उसको उसमें? ये बात नहीं है। आपने आज देखा होगा बहुत सारे लोग शिक्षा मंत्री बने हैं बिना शिक्षा के, बहुत सारे लोग स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, फिर अलग अलग कहानियां हैं, फिर उनकी हालत क्या है, उनका इंटरव्यू। बहुत सारे लोग कह सकते हैं आपकी रक्षा मंत्री बने हैं, उनको उधर ही वो खुद ही सेना में जाके जब जाते हैं सैनिकों से मिलने तो वो सीखते हैं, वो उनको पहली बार पता चलता है कि हाँ भाई ये सारे राइफल, ये सारे जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है। गवर्नमेंट बाई अ मैच्योर, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ लिमिटेड चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर। तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि अभी चॉइस भी क्या है, जो लोग चुन के गए हैं, जो लोग वोटेड हैं, जो लोग इलेक्टेड हैं, उनको ही तो वो चुनेंगे ना। अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई रिप्रेजेंटेटिव कोई और हुआ और उसको एग्जीक्यूटिव, उसको हम लेजिस्लेटर में मिनिस्टर, हम ऐसे आदमी को बना दें जो उस फील्ड का बहुत मास्टर है, नहीं, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन को ही दिखाना है। तो ये सारे थोड़े से पॉइंट जो है वो ऐसे हैं कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को डीमेरिट दिखाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम का डीमेरिट दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी लाने वाली हूँ इसी टॉपिक पे कि आपने इसको जब डिटेल में पढ़ लिया तो वो शॉर्ट आप जब देख लें, वो शॉर्ट आप सेव कर लें या देख लें या समझ लें, तो इसका रीकैप फटाफट हो जाए आप लोगों का। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।